वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और संसाधन भूगोल की परिभाषा को समझेंगे, उसके विषय क्षेत्र और उसके महत्व को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि संसाधन का मतलब क्या होता है। तो संसाधन प्रकृति में विद्यमान वे सभी तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ जब तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तब तक वह संसाधन में नहीं आता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है इसमें कि संसाधन बना कैसे। संसाधन शब्द बना है, वो कैसे बना है। तो संसाधन इंग्लिश के रिसोर्सेज से बना है। और रिसोर्सेज री और सोर्स दो वर्ड से बना है। री का मतलब होता है दीर्घ अवधि या पुनः, और सोर्स का मतलब साधन। मतलब प्रकृति में विद्यमान वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, वे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जब तक किसी भी पदार्थ की हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस पदार्थ को काम में नहीं ले सकते। उसका ज्ञान होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तभी हम उस पदार्थ को अपने काम में ले सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के विकास के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले भौगोलिक ज्ञान का जो उद्भव है वो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हो गया था। पहले आदि मानव आखेट करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे एकत्रण या संग्रहण स्टार्ट कर दिया, फिर पशुपालन करने लग गए, उसके बाद में खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके वो फिर प्रकृति को भी दोहन करने लग गए, प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को भी यूज में लेने लग गए। ऐसे करके सभ्यताओं का विकास हो गया। ठीक है। उस टाइम पे प्रकृति को भी यूज में करने लेने लग गए थे, कृषि वगैरह करने लग गए थे। तो पहले भूगोल क्या है, एक ही शाखा थी, उसी में सब चीज़ को पढ़ा जाता था। तो कालांतर में धीरे धीरे क्या हो गया कि भूगोल दो शाखाओं में बट गया था, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। उस टाइम पे संसाधन भूगोल को मानव भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। ठीक है। तो दोस्तों, क्या है, मनुष्य अपने आप को बड़ा मानने लग गया था। वो सोचता था कि प्रकृति अब मेरे लिए बनी है, मैं इस प्रकृति को यूज कर सकता हूँ, मैं इस प्रकृति से ज़्यादा हावी हूँ, प्रकृति पर मैं हावी हूँ, प्रकृति छोटी है, ऐसा मानने लग गया था मानव। तो संसाधन भूगोल का क्या है, स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव 1953 में जिम मेरन की अपनी पुस्तक थी उसकी, विश्व के संसाधन एवं उद्योग, उसमें प्रकाशन हुआ था। पहली बार संसाधन भूगोल का अलग शाखा के रूप में प्रकाशन जिम मेरन की पुस्तक में हुआ था। ठीक है। दोस्तों, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की हम बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, फिर है मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध, फिर है संसाधन उपयोग, और फिर है संसाधन प्रबंध। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं सीधे ही, तो उनका उद्भव और उनका वितरण कैसे क्या है, तो उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जल संसाधन है, फिर मृदा संसाधन है, फिर खनिज संसाधन है, फिर उसके बाद में जीवीय संसाधन है। ठीक है। तो जल संसाधन ये भी प्राकृतिक संसाधन है, ये हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं सीधे ही, ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो जल संसाधन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कि महासागर हो गया, नदियों से, झीलों से, तालाब, भूमिगत रूप में और बर्फ़ के रूप में मिलता है ये। तो ऐसे ही मृदा की हम बात करें तो मृदा किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर की भूप्रपट्टी को हम मृदा के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से होता है। दोस्तों, इसी पर ही मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर है, मृदा पर ही। ठीक है। अब आगे खनिज संसाधन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप खनिज की परिभाषा को समझिए। तो ऐसे भौतिक पदार्थ जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और खनिज संसाधन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है ऊर्जा संसाधन, फिर है धात्विक खनिज, और फिर है अधात्विक खनिज। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, जो एनर्जी देते हैं हमें, जिनसे ऊर्जा मिलती है हमें। कहने का मतलब कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई। ऐसे ही धात्विक खनिज की हम बात करें
तो धात्विक खनिज क्या होता है? जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ऐसे अधात्विक खनिज की हम बात करें तो अधात्विक खनिज क्या होंगे? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, पारा हो गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम जीवीय संसाधन की। तो जीवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति संसाधन और जंतु संसाधन। वनस्पति में वन, झाड़ी, घास ये सभी आ गए, और जीवीय में जंतु संसाधन है, उसके अंतर्गत जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध हो गया, मांस हो गया, इसलिए लोग पशुपालन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ संसाधन है जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई। दोस्तों ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है जो प्रमुख रूप से ऊर्जा का स्रोत बन सकता है भविष्य में, क्योंकि इन्हीं पर ही हो सकता है कि लोग आगे निर्भर रहे। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये निश्चित भंडार है इनके। तो आगे बात करते हैं मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध के बारे में। तो दोस्तों किसी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण और घनत्व भी इस चीज़ को डिफाइन करता है कि संसाधनों का उपयोग वहाँ पर किस स्तर पर किया जाता है। जिस जगह का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा बसेंगे, तो वहाँ संसाधनों का उपयोग भी ज़्यादा ही होगा। सामाजिक संगठन भी इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, कितना किया जाता है। इस चीज़ को सामाजिक संगठन भी डिफाइन करते हैं। सामाजिक संगठनों की बात करें तो ये साम्यवाद है, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, जनतंत्र प्रणाली, ये सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन है। ये भी इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि किसी भी संसाधन का उपयोग किस स्तर पर किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि ये देश हैं जो इनके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो दोस्तों आगे बात करें हम संसाधनों के उपयोग की, तो हम कैसे, कौन से संसाधनों को हम कितना उपयोग करते हैं, इस चीज़ को समझे। तो सबसे पहले आता है जल। तो इस पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल विद्यमान है, लेकिन वो सारा का सारा पानी मनुष्य के उपयोग के काम के लिए नहीं है, क्योंकि वो पानी है जो क्षारीय पानी है, उस जल का केवल 2% हिस्सा ही मनुष्य अपने काम में ले सकता है। काम में उपयोग में लेने लायक पानी सिर्फ 2% है कुल जल का। फिर आगे बात करूँ मृदा की, तो मनुष्य अपनी सारी आर्थिक क्रियाएं मृदा पर ही करता है, मिट्टी पर ही। किसान खेती भी करता है। फिर बात करूँ मैं वनस्पति की, तो वनस्पति में वन हो गए, घास स्थल हो गए, झाड़ियाँ हो गई, लाइकेन हो गई। जीव जंतुओं की बात करूँ तो जीव जंतुओं से भी हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे कि दूध देने वाले जीव जंतुओं से दूध प्राप्त हो गया, मांस प्राप्त हो गया, और कई जीव जंतुओं से तो ऊन भी प्राप्त होता है और चमड़ी भी प्राप्त होती है उनसे। फिर आगे बात करूँ ऐसे ही खनिज की, तो खनिज संपदा से भी हमें खनिज के रूप में बहुत से संसाधन मिलते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गए जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। फिर बात करूँ मैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जो कि वर्तमान में तो इतना काम में नहीं लिया जाता, लेकिन भविष्य में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं संसाधन भूगोल के जो अध्ययन की विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। विधियां और उपागम दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके अध्ययन की दो विधियां हैं, एक है क्रमबद्ध अध्ययन और एक है प्रादेशिक अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन में क्या होता है कि जो संसाधन है उनका उपयोग सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से। संसाधनों को अलग अलग भाग में विभाजित करके भी उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई कृषि हो गया तो कृषि में फसलों का अध्ययन किया जाएगा, फसलों में भी फिर स्पेशली गेहूं का हो गया, जौ का, चना का, सरसों का, तो उनका अलग से अध्ययन किया जाएगा। मतलब उनको टुकड़ों में कर करके उनका अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध अध्ययन में। फिर बात करूँ मैं प्रादेशिक अध्ययन की, तो इस विधि में क्या होता है, किसी प्रदेश को एक अध्ययन की इकाई मानकर उसके जो संसाधनों का वितरण है तो उनको प्रस्तुत किया जाता है कि उस प्रदेश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कि भारत के संसाधन हो गए, जैव संसाधन हो गया, तो ये प्रादेशिक अध्ययन हो गया।
दोस्तों प्रादेशिक अध्ययन की मैं बात करूं तो प्रादेशिक अध्ययन भी 4 तरीके से होता है। एक होता है आकृतिक प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा होता है जातीय प्रादेशिक अध्ययन, तीसरा होता है कार्यात्मक प्रादेशिक अध्ययन और चौथा होता है विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन। दोस्तों अब हम बात करें संसाधनों के महत्व के बारे में। तो वर्तमान में क्या है कि मनुष्य काफ़ी तेज़ गति से विकास कर रहा है, उसका आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। तो इसमें क्या है कि मानव अपने संसाधनों का काफ़ी तेज़ गति से ही दोहन भी कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो संसाधनों की मांग का और उनकी पूर्ति का निर्धारण करना चाहिए कि उनकी मांग कितनी है और उन्हें कितना उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरी बात होती है कि इसमें जो प्रादेशिक संसाधन है इनका प्रबंधन करना चाहिए ताकि जो संसाधन है वो सुनियोजित तरीके से उनका उपयोग किया जा सके ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक रहे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।